हेलो एवर्स, आज हम देखेंगे केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग यानी केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। तो आज हमारा ये लेक्चर नंबर 1 है केमिकल बॉन्डिंग में। इससे पहले भी हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग के बारे में समझ ही लिया है, बट आज से हम इस सीरीज में केमिकल बॉन्डिंग को अच्छे से समझेंगे। ठीक है ना। ये केमिकल बॉन्डिंग का जो लेक्चर है ये सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ नॉट ओनली फॉर सिंगल स्टूडेंट, ये सभी लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना। ये नहीं कि कोई पर्टिकुलर 9th में पढ़ रहा है, 10th में पढ़ रहा है, 11th में पढ़ रहा है, 12th में पढ़ रहा है, सबको बॉन्डिंग जानना जरूरी ही है। ठीक है। तो ये केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 1 है। तो जानते हैं केमिकल बॉन्डिंग यानी हिंदी में इसको बोला जाए तो इसको बोलते हैं रासायनिक आबंधन। रासायनिक आबंधन। रासायनिक आबंधन आखिर है क्या? क्या है रासायनिक आबंधन? और लगभग आप मानेंगे नहीं तो लगभग केमिस्ट्री की जो जड़ है वो यहीं से स्टार्ट होती है। दैट मीन्स केमिस्ट्री की स्टार्टिंग केमिकल बॉन्डिंग से ही होती है। क्यों? क्योंकि देखो यार, केमिकल बॉन्डिंग का जब आप कारण समझोगे कि आखिर क्यों केमिकल बॉन्डिंग हो रहा है, तो आप समझ पाओगे कि यार केमिस्ट्री हम पढ़ते कैसे हैं। दैट मीन्स केमिस्ट्री के अंदर जो भी चीज़ें हम डील करते हैं वो एक्चुअल में कुछ और नहीं होती है, कंपाउंड्स होते हैं, है कि नहीं है। हम कंपाउंड्स को डील करते हैं और ये कंपाउंड्स का फॉर्मेशन तभी होगा जब केमिकल बॉन्डिंग होगी। दैट मीन्स केमिकल बॉन्डिंग आएगी तभी जाके कंपाउंड यानी यौगिक बनेंगे, और यौगिक तभी बनेंगे जब केमिकल बॉन्डिंग होगी। तो कुल मिलाकर हम केमिकल बॉन्डिंग समझेंगे तभी तो समझ पाएंगे कंपाउंड के बारे में, और कंपाउंड के बारे में समझ पाएंगे तभी तो हम केमिस्ट्री को डील कर पाएंगे, यानी केमिस्ट्री हमको डील कर पाएगी यौगिकों को। और इस यौगिक का जो नेचर होता है वो एक्चुअल में किस पे डिपेंड करता है? तो ये यौगिक केमिकल बॉन्डिंग पे ही डिपेंड करता है। तो मोटी मोटा अगर मैं बात करूं तो केमिस्ट्री के अंदर अगर आपने इस चैप्टर को यानी केमिकल बॉन्डिंग को पढ़ डाला तो समझ लो यार केमिस्ट्री की आधी कहानी समझ डाली। ठीक है ना। यानी आधी कहानी यहीं पे रखी गई है। कहाँ पे? केमिकल बॉन्डिंग में। तो केमिकल बॉन्डिंग में होता क्या है, केमिकल बॉन्डिंग क्या है, ये सब कुछ इस लेक्चर के अंदर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। बस आपको कंटिन्यूअस इस लेक्चर को देखते जाना है। ठीक है ना। तो फिर ये लेक्चर आपको अच्छे तरीके फिर आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा और केमिस्ट्री को आप आधा तरीके से डील कर सकते हो। तो आई थिंक अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ डाला तो आधी कहानी समझ ली, यानी आधी केमिस्ट्री तो आपके दाएं बाएं हाथ में आ जाएगी। चलिए देखते हैं क्या होता है केमिकल बॉन्डिंग। तो सिंपल बात किया जाए तो केमिकल बॉन्डिंग इज नथिंग बट इट इज अट्रैक्टिव फोर्स। ये क्या है? एक प्रकार का अट्रैक्शन फोर्स है। सीधा बात करूं मैं तो एक प्रकार का अट्रैक्शन फोर्स है। अट्रैक्शन फोर्स मतलब सर आकर्षण बल। ये एक प्रकार का आकर्षण बल है। अब अट्रैक्शन आया है तो रिपल्सन भी होता है। दैट मीन्स अगर ऐसा फोर्स जो किसी को पास मतलब दो ऐसी चीजें हैं जिनको पास ला के रख दे तो वो अट्रैक्शन फोर्स होगा। ठीक है ना। यानी ए और बी है और ये दूर रखे थे और ये क्या हो गए, ये पास आ गए। यानी पहले रखे थे दूर लेकिन बाद में क्या हो गए, पास आ गए। तो ये पास आए होंगे तो जिस फोर्स के कारण ये अपने आपस में नजदीक हो गए तो उसी फोर्स को हम लोग अट्रैक्शन फोर्स कहेंगे। और रिपल्सन फोर्स मतलब अगर ये पास है तो इनको क्या कर दे, दूर कर दे। यानी ये यहाँ पे तो 2 किलोमीटर दूर बी चला जाए। आई बात समझ में? तो ये हो जाएगा आपका रिपल्सन फोर्स। ये फोर्स क्या कहलाएगा? रिपल्सन फोर्स। तो फोर्सेस के दो नेचर होते हैं कि या तो वो अपने पास बुलाएगा, ये नजदीक करने वाला फोर्स होगा, या तो दूर भगाने वाला फोर्स होगा। तो हम जिस फोर्स की बात कर रहे हैं वो है अट्रैक्शन फोर्स। इसका मतलब सर कि जो केमिकल बॉन्डिंग है ये कुछ और नहीं है। ये क्या है? एक प्रकार का फोर्स है। बिल्कुल। केमिकल बॉन्डिंग यानी जो बॉन्ड होते हैं ये कुछ और नहीं होते हैं। इट इज नथिंग बट इट इज ओनली अ अट्रैक्शन फोर्स। एक प्रकार का फोर्स है भाई। ये देखो, फोर्स आपका पीछा कभी जीवन में नहीं छोड़ेगा। समझ पा रहे हो ना। एवरीवेयर इज फोर्स, क्योंकि फोर्स आएगा तभी वर्क होगा, वर्क आएगा तभी एनर्जी आएगी। दैट मीन्स एनर्जी तभी आएगी जब फोर्स आएगा। तो सोचो, पूरे साइंस के अंदर हम लोग कुछ और डील नहीं करते। हम पूरे साइंस में एक्चुअल में कहीं ना कहीं घुमा फिरा के एनर्जी को ही डील कर रहे होते हैं, यानी एनर्जी को पढ़ रहे होते हैं। है समझ में? तो एनर्जी ही कुल खेला करती है, क्योंकि एनर्जी के 50,575 रूप है। इसी कारण वो अलग अलग रूपों में आती रहती है, और अलग अलग रूपों में आएगी तो अलग अलग फोर्सेस आएंगे, और अलग अलग फोर्सेस अलग अलग घटनाएं स्टार्ट कर देंगे। यानी अलग ऊर्जा तो अलग काम यानी अलग कांड मतलब अलग कहानी मतलब हमको अलग तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो उसकी स्टडी ही तो करना साइंस है। इन सभी घटनाओं की स्टडी करना ही हमारा काम है। आई बात समझ में? चलिए देखते हैं अब केमिकल बॉन्डिंग। तो ये क्या है? एक प्रकार का अट्रैक्शन फोर्स है। अच्छे से देखा जाए तो द अट्रैक्टिव फोर्स, इसका अगर डेफिनेशन बोलूं मैं तो ये एक प्रकार का अट्रैक्टिव फोर्स है।
क्या है ये? अट्रैक्टिव फोर्स। हिंदी मीडियम वाले तो एकदम बेचैनी नहीं रखेंगे, आराम से एकदम समझेंगे। द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड्स various constituent like atoms, ions, etc. together in different chemical species is called a chemical bond. अब इतना लंबा चौड़ा डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन से आपको कुछ समझना नहीं है, बल्कि बहुत कुछ समझना है। ठीक है, समझ के फिर हटा देना, इसको कुछ करना नहीं है, दिमाग बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है। तो मतलब यहाँ पे लिखा द अट्रैक्टिव फोर्स, तो पहली चीज़ तो समझ में आई बात कि कोई अट्रैक्टिव फोर्स है। अट्रैक्टिव फोर्स विच जो होल्ड्स मतलब पकड़ के रखेगा या पास रखेगा वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। बड़ी बात है कॉन्स्टिट्यूएंट की। कॉन्स्टिट्यूएंट किसको बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब मैं सीधा बोलूँ तो फंडामेंटल की ही बात की जा रही है, मूलभूत या मौलिक। अब इसका मतलब क्या है? मतलब भाई कि एक जो फॉर्मेशन है वो फॉर्मेशन में कौन सा पार्टिकल आया है, यानी ये जो पार्टिकल है वो किस तरीके का, क्या वो पदार्थ एटम से मिलके बना है, क्या वो पदार्थ आयन से मिलके बना है। तो यदि वो एटम से मिलके बना है तो उसका कॉन्स्टिट्यूएंट जो होगा वो एटम होगा। अगर वो आयन से मिलके बना है तो उसका कॉन्स्टिट्यूएंट यानी मौलिक वो क्या होगा? आयन होगा। अब कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब ही आपको यही समझ लेना, कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब मौलिक या मूलभूत, सीधा कि मतलब जिससे मिलकर बना है। ठीक है, तो अट्रैक्टिव फोर्स जो क्या करती है, किसी पदार्थ के कॉन्स्टिट्यूएंट को आपस में क्या करती है? होल्ड करके रखती है, पकड़ के रखती है। उस टाइप के अट्रैक्टिव फोर्स को ही हम लोग केमिकल बॉन्ड कहते हैं। मैंने बीच का पोर्शन ही छोड़ दिया, कोई मतलब ही नहीं है। समझ पा रहे हो? बस तुम इतना समझो कि अट्रैक्टिव फोर्स जो किसी भी सब्सटेंस या पदार्थ के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को पकड़ के रखती है, एक पास बुला के रखती है। आया समझ में? तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का आपस में एक पास कनेक्ट हो जाना, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड। यानी वो जो फोर्स एक दूसरे को आपस में कनेक्ट कर देती है, उसी टाइप के फोर्स को, अट्रैक्टिव फोर्स को हम लोग केमिकल बॉन्ड कहते हैं। तो केमिकल बॉन्ड क्या है? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। केमिकल बॉन्ड इज नथिंग बट इट इज अ ठीक है ना। तो एक कोई पदार्थ का कोई कॉन्स्टिट्यूएंट है, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ए है, और एक दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल दूसरे पदार्थ का केमिकल मतलब सीधी बात है, दूसरे पदार्थ का ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बी है। ठीक है ना। अब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब वो कुछ भी हो सकता है, पहले ये समझ लेना। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल या तो एटम हो सकता है, या तो आयन हो सकता है। आयन मतलब जिसके ऊपर, जिस भी एटम के ऊपर चार्ज आ जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आयन बोलते हैं। एटम माने परमाणु। और एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, या मॉलिक्यूल भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। ठीक है ना। तो मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है।
तो कुछ भी हो सकता है। एक पदार्थ एटम से मिलकर बना हो सकता है, आयन से मिलकर बना होता है और मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझ लो, मान लो कोई पदार्थ है, अब इसको क्या करो, तोड़ो, इसको ब्रेक करो, तोड़ो। तो तोड़ते जाओ तो जो सबसे छोटा पार्टिकल मिलेगा, पार्टिकल मिलेगा, सीधा मतलब फ्रीली वाला ऑप्शन छोड़ देता हूँ। पार्टिकल मिलेगा, जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा वही आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहलाएगा। इसका मतलब ये जो पदार्थ है इन्हीं पार्टिकल से मिलके बना है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। ठीक है ना, आई थिंक बात समझ में आई। तो कोई पदार्थ को तोड़ देना, देख लेना। अब ये ए और बी दो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, और अगर ये दोनों को मैं क्या कर दूं, एक पास कनेक्ट करना है, मैं चाह रहा हूं कि ये जीवन भर एक साथ रहे। तो एक साथ रहने का मतलब ये है कि ये दोनों एक पास आ जाएंगे, और ये एक पास जब आएंगे तो इसका मतलब यहाँ पे एक फोर्स की जरूरत पड़ेगी, ऐसा फोर्स जो इनको क्या कर सके, नजदीक लेके आए। वही फोर्स तो इनको नजदीक लेके आएगा, तभी तो साथ साथ रहेंगे। तो इसका मतलब एक फोर्स लगाना पड़ेगा, और वही फोर्स आपका क्या कहलाएगा, केमिकल बॉन्ड। ये केमिकल बॉन्ड ही है जो इन दोनों को क्या करेगा, एक साथ रख लेगा। दैट मीन्स एक और समझो, मतलब ये कि केमिकल बॉन्डिंग की फॉर्मेशन इसलिए भी होती है कि मान लो ये ए का जितना यूज अकेले में है और बी का जितना यूज अकेले में है, मतलब जितना उपयोगी बी अकेले है और ए जितना अकेले है, उससे कहीं ज़्यादा ये उससे कहीं ज़्यादा यूजफुल तब हो जाएगा जब ये क्या हो जाएगा, एक साथ आ जाएगा। आया समझ में? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, केमिकल बॉन्डिंग कराना पड़ेगा। आया समझ में? तो आई थिंक केमिकल बॉन्ड समझ में आ गया होगा। केमिकल बॉन्ड कुछ नहीं है, केमिकल बॉन्ड एक फोर्स है जो दो अलग अलग स्पीसीज को या दो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को एक साथ बनाए रखती है। आएगा समझ में? कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जैसे कि एटम ही हो गया, तो वो आखिर केमिकल बॉन्ड बनाता ही क्यों है भाई? हर चीज का एक रीजन होगा, है कि नहीं है? तो वो रीजन क्या है कि ये एटम केमिकल बॉन्ड बनाता है और दूसरे किसी और एटम से ये जुड़ता है। तो क्यों आखिर ऐसा होता है, यानी केमिकल बॉन्डिंग क्यों होती है? तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन ये है, केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है ये समझ में आ गया, यानी केमिकल बॉन्ड्स क्या होते हैं ये समझ में आ गया। केमिकल बॉन्डिंग, बॉन्ड एक ही बात है। ठीक है, अब चलो देखो कि क्या आखिर कारण है कि जिसके कारण हम केमिकल बॉन्डिंग देखते हैं, यानी केमिकल बॉन्डिंग क्यों होती है। मैं इसको मिटा रहा हूं, इसको आप
एनर्जी, ठीक है ना। जिससे हमारे पास पैसा बहुत आ जाएगा तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने लगेगा। उसी तरीके से एटम के पास एनर्जी जब बहुत ज़्यादा आ जाएगी तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करने लगेगी। एक एटम को वो अनस्टेबल बनाएगी। अनस्टेबल क्यों बनाएगी कि वो हर बार कुछ ना कुछ उल्टा सीधा काम करेगा, बम विस्फोट होने के चांसेस बन सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक बात समझ में आई? बिल्कुल सर। तो ये पहला कारण था कि ये क्या करेंगे, केमिकल कॉम्बिनेशन करेंगे। लेकिन सर केमिकल कॉम्बिनेशन से कैसे इनकी एनर्जी कम होगी? देखिए केमिकल कॉम्बिनेशन से इनकी एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मतलब अगर इनको अपनी एनर्जी कम करनी है तो इनको क्या करना पड़ेगा, केमिकल कॉम्बिनेशन यानी केमिकल बॉन्डिंग करनी पड़ती है। केमिकल बॉन्डिंग से इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। कैसे होगी अभी हम देखेंगे, इसलिए ये करते हैं, ठीक है ना। ये बात आप दिमाग में रखिएगा। अब आगे देखें तो अगला क्या कारण हो सकता है? मात्र एक कारण थोड़ी ना है, इसके बहुत सारे कारण है। दूसरा कारण है कि टेंडेंसी टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, जिसे हम आगे जाके पढ़ेंगे ऑक्टेट रूल, ठीक है ना। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या है? इस दुनिया में ये देखा गया भाई कि हर आदमी किसी न किसी को रोल मॉडल मानता है, यानी अपनी लाइफ में वो किसी न किसी की तरह बनना चाहता है। मानता है कि हम इनकी तरह बन जाएंगे, हमारी लाइफ भी क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, हम भी अच्छे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। ये सब दुनिया की मोह माया है। यानी सभी लोग अपने अंदर एक रोल मॉडल को लेके बैठे होते हैं। तो उसी तरीके से पेरियोडिक टेबल में अगर मैं बात करूं तो पेरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट है या एटम है, वो एटम भी एक ऐसा ग्रुप है जिसको अपना क्या मानते हैं, रोल मॉडल मानते हैं। रोल मॉडल क्यों मानते हैं, इसके पीछे कारण बहुत है, लेकिन फिलहाल में समझो हर एटम या हर एलिमेंट एक को रोल मॉडल मानता है, और वो है 18th ग्रुप वाले जो एलिमेंट है। 18th ग्रुप वाले जो एलिमेंट है उनको हम लोग बोलते हैं इनर्ट गैस। पहली बात, इनको नोबल गैस भी बोलते हैं। नोबल गैस, इनर्ट गैस दोनों नाम रखा गया है। ये है कौन कौन? तो ये है हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, ऑर्गेन्सॉन, ठीक है। अब माना ये जाता है कि ये लोग सबसे सुखी रहते हैं। सबसे सुखी क्यों रहते हैं? क्योंकि ये किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं। रिएक्शन मतलब अभिक्रिया नहीं करते, यानी ये अभिक्रिया नहीं करते। इनके जो भी तत्व हैं अपने आप में ही मौजूद है। यानी अगर हम चाहते हैं कि हीलियम का तत्व देखना तो उसके अंदर जो पार्टिकल होंगे सिर्फ और सिर्फ हीलियम के होंगे। यानी इन्होंने आज तक केमिकल बॉन्डिंग की ही नहीं है किसी दूसरे के साथ, ऐसा माना जाता है। यानी इनको जरूरत ही नहीं है। तो इसका कारण पहला वाला कंडीशन है, क्योंकि इनकी एनर्जी पहले से क्या हो चुकी है, मिनिमम। जैसे हमारे वहां साधु महात्मा, भैया साधु महात्मा को पैसा रुपया कमाने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। वो शांत है, सुखी है, खुश है, कोई दिक्कत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। एकदम जीवन आरामदायक है। क्या कोई टेंशन है? बिल्कुल नहीं, कोई टेंशन है, ठीक है। अब अगर हम इनकी तरह बन जाते हैं तो हमारे भी जीवन में कोई टेंशन नहीं रहेगा। क्यों नहीं है? तो इसका कारण इनके पास कोई ऐसा है ही नहीं जो मोह माया उत्पन्न कर सके। दैट मीन्स कोई एनर्जी टाइप में बहुत ज्यादा एनर्जी है ही नहीं। जो भी एनर्जी है वो सटीक एनर्जी है, और उतनी एनर्जी में वो सिर्फ भगवान के लिए ही वर्क कर सकते हैं। उसके अलावा इनके पास कोई एनर्जी नहीं है। तो क्या ये जो एनर्जी है इनके लिए हानिकारक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। भगवान की भक्ति में रहेंगे तो फिर कौन सी समस्या है? कोई समस्या नहीं है। आई बात समझ में? तो सेम टू सेम ये साधु महात्मा लोग हैं, ये साधु महात्माओं का ग्रुप है। आज जितने एलिमेंट हैं बेचारे किसकी तरह मजबूरन देख रहे हैं कि ये सबसे सुखी कौन है? तो सबसे सुखी इस दुनिया में साधु और महात्मा है, उनके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सभी के सभी इनकी तरह बनना चाहते हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि सभी के सभी क्या चाहते हैं कि नोबल गैस की तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पा जाए। तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में ये कहा जाता है कि देखिएगा, मैं बोरबरी के अनुसार देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पे पहले लिख रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसको भी समझ लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास माने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या, इसको देख लो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की यदि मैं बात करूंगा
तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज नथिंग बट इसमें इलेक्ट्रॉन को वो जो आप देखें ना कि एक एटम के अंदर जाओगे तो सेल मिलेगा, सेल के अंदर सब सेल मिलेगा, फिर सब सेल के अंदर जाओगे तो ऑर्बिटल मिलेगा। तो इनके अंदर फिट करना, और एक फिट करने का मतलब है कि एक पर्टिकुलर रूल से, बिकॉज सभी ऑर्बिटल या सभी सब सेल के अंदर पर्टिकुलर एनर्जी होती है, यानी एनर्जी की एक अमाउंट फिक्स होती है। उस एनर्जी के अनुसार इन इलेक्ट्रॉन को फिट करने का जो प्रक्रिया होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी इलेक्ट्रॉन्स को उनके अंदर सही तरीके से अरेंज करना इन सेल के अंदर, सब सेल के अंदर और ऑर्बिटल के अंदर, ताकि जितनी एनर्जी इसके अंदर है उस एनर्जी के थ्रू ये वर्क कर पाए। ठीक है ना, तो उसी को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आई बात समझ में। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कई सारे रूल से होता है। इसमें सबसे मतलब शुरुआती जो देखा जाता है तो बोरबरी है। तो बोरबरी कहते हैं कि अगर मान लीजिए कई सारे सेल है, कक्षक है, सेल का मतलब कक्षक है, तो पहले कक्षक में आपको 2 डालने हैं, दूसरे में कितने डालने हैं 8, तीसरे में कितने डालने हैं 18, चौथे में कितने डालने हैं 18, पांचवें में कितने डालने हैं 32, छठवें में कितने डालने हैं, सॉरी यहाँ पे 1 सेकंड मिस्टेक हो गया, 2, फिर 8, फिर तीसरे में भी 8, चौथे में हमारा 18, पांचवें में 18, छठवें में 32, फिर सातवें में भी 32। आई बात समझे। तो इस तरीके से होता है। अब अगर इस तरीके से हमको रख रहे हैं और कोई भी इलेक्ट्रॉन कोई भी एटम का जो इलेक्ट्रॉन है इनमें इस तरीके से फिट होता है कि पहले में 2 चला जाता है, फर्स्ट में, सेकंड में 8 जा रहा है, थर्ड में भी 8 जा रहा है, फोर्थ में 18 जा रहा है, फिफ्थ में भी 18 जा रहा है, सिक्स्थ में 32 जा रहा है, सेवन्थ में 32 जा रहा है। तो इस तरीके का अगर अरेंजमेंट है किसी का तो उस तरीके से वो स्टेबल होगा, वो बिल्कुल क्या होगा, स्टेबल, यानी उसकी एनर्जी क्या होगी, मिनिमाइज होगी, यानी ऐसे कंडीशन में इनमें मिनिमम एनर्जी होगी। आई बात समझ में। बिल्कुल, अगर इससे कम या ज़्यादा रहेंगे तो फिर एनर्जी डिसबैलेंस रहेगी। डिसबैलेंस का मतलब सही तरीके से एनर्जी वर्क नहीं कर पाएगी, यानी सभी इलेक्ट्रॉनों को एक्यूरेट एनर्जी नहीं मिलेगी। मान लीजिए अगर इस दूसरे वाले में 8 होना चाहिए, मान लेते हैं 5 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल एनर्जी वहाँ पे कितनी है, 8 इलेक्ट्रॉनों के लिए एनर्जी है दूसरे वाले में, है कितने, तो है वहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन। अब खुद बताइए आप, सॉरी 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 इलेक्ट्रॉन है और 8 इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी है, तो क्या वो 5 इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा एनर्जी नहीं मिल गई, मतलब तीन इलेक्ट्रॉन की मतलब क्या बोलते हैं 3 इलेक्ट्रॉन से कि जितना अधिक एनर्जी मिल गई कि नहीं मिल गई है, तो क्या वो स्टेबल होंगे। देखिए यही चीज़ है, पहला वाला कंडीशन समझो, दूसरा वाला अपने आप समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन जैसा एक्स्ट्रा मिल गया है कि नहीं है। समझो फिर से, मान लो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ किसी एलिमेंट को, जैसे कि मैंने यहाँ पे किसी को ले लिया, जैसे ले लेता हूँ मैं सोडियम को। सोडियम का होता है 11, तो पहले में कितना जाएगा 2, दूसरे में कितना जाएगा 8, तीसरे में कितना जाएगा 1, जाएगा कि नहीं जाएगा, यानी पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1 हो गया। अब तीसरे में होना कितना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉनों की जितना एनर्जी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है इसको। अब 8 इलेक्ट्रॉनों की जितना अगर एनर्जी मिलेगा तो भैया ये जाहिर सी बात है स्टेबल हो पाएगा। मतलब हमारे पास हमारी औकात है 5 लाख रुपया कमाने की और हमको 1 करोड़ इस सोडियम को मजबूरन या तो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन प्लस करवा ले ताकि ये बैलेंस कर ले, और या तो इस इलेक्ट्रॉन को 1 इलेक्ट्रॉन को हटा दे ताकि बस 2 ही बचे सेल, और 2 ही सेल में जो हो वो बराबर हो। देखिए पहले में तब 2 हो जाएंगे, जी की जो रिक्वायरमेंट है पर इलेक्ट्रॉन वो क्या हो जाएगी, फुलफिल्ड हो जाएगी। बोरबरी साहब ने यही कहा था, ठीक है ना, ये बात क्लियर। बिल्कुल सर, तो इस तरीके से ये बात क्लियर रखो, पहली बात तो यहाँ पे समझ लो, ठीक है। नोबल गैसेस के अंदर जो होता है, नोबल गैस इस बात को बड़े अच्छे से मानते हैं, नोबल गैस इस वाली बात को क्या करते हैं, अच्छे से मानते हैं। मतलब वो उनके अगर हम सभी का निकालें, जैसे इसका अगर देखोगे यहाँ पे देखोगे तो हीलियम का होता है 2, नियान का होता है 10, आर्गन का होता है 18, क्रिप्टान का यहाँ पे देखोगे तो 36 होता है, जिनान का होता है 54, यहाँ पे होता है रेडान का 86, और यहाँ पे देखोगे तो 118। और अगर इन सबको फुल फिल्ड करो तो तुम देख पाओगे कि सभी के सभी जो एटम होते हैं यहाँ पे
हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनान, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एकदम इन्हीं की तरह होता है। दैट मीन्स ऐसे ही होता है। पहले में इनके भी 2 आएगा, दूसरे में देखोगे तो दूसरे में 8 आएगा, तीसरे में 8 आएगा, चौथे में 18 आएगा, पाँचवें में 18 आएगा, छठवें में फिर देखोगे तो 32 आएगा और सातवें में 32। तो जैसा रिक्वायरमेंट है वैसा मिलेगा। तो इसका मतलब इनके अंदर जितनी खपत होती है ऊर्जा की, मतलब जितनी ऊर्जा है उतनी खपत करने के लिए इलेक्ट्रॉन है, ना एक्स्ट्रा है ना ही एक्स्ट्रा है और ना ही कम है। भाई कम रहेंगे तो भी दिक्कत और ज़्यादा हो जाएंगे तो भी दिक्कत। तो आई थिंक बात समझ में आ गई। तो नोबल गैसेस के अंदर ये बात फुलफिल्ड हो रही है, ठीक है ना। और अफबाउ नियम के अनुसार देखोगे तो अफबाउ नियम ये कहता है कि जिनके भी बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यानी ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है, तो वो क्या होगा, वो एकदम अच्छे, मतलब उसकी एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, स्टेबल एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जो ये इनर्ट गैसेस होती हैं ये भी क्या करती हैं, इस बात को फॉलो करती हैं। इसलिए जितने भी एटम और इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसकी तरह बनना चाहते हैं। तो आई थिंक बात समझ में आ गई, क्योंकि इनका स्टेबल होता है, यहाँ पे देखा जाए तो इनकी तरह ये स्टेबल होते हैं, इसलिए इनकी तरह ही कोई भी एलिमेंट बनना चाहता है। ये बात क्लियर है, बिल्कुल। अब दूसरा देखेंगे, ये तो 2 कारण हो गए। तीसरा कारण हम लोग देखते हैं। तीसरा कारण होता है मैक्सिमम स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए, यानी मैक्सिमम स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए कोई भी एटम केमिकल बॉन्डिंग करता है, यानी वो मैक्सिमम स्टेबल होना चाहता है। दुनिया में हर आदमी यही तो चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए, है समझ में, स्टेबल मतलब अस्थाई हो जाए। तो ये मैक्सिमम अपने अस्थायित्व को एकदम फिक्स करना चाहता है, और स्थायित्व को जैसे हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर माना जाता है, जीवन रियल लाइफ में, कि स्टेबिलिटी तभी मिलेगी जब एक पर्सन को क्या मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। यानी गवर्नमेंट जॉब में यदि बंदा आ जाएगा तो क्या होगा, स्टेबल माना जाएगा। उसी तरीके से यहाँ भी बात कही जा रही है। यहाँ पे हमारे लिए ये मान लीजिए अब एटम तो गवर्नमेंट जॉब नहीं करेंगे, तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टेबिलिटी का मतलब यह है कि इतना स्टेबिलिटी आ जाए कि उन्हें किसी की ज़रूरत ना पड़े, इतना मतलब कि वो किसी से रिएक्शन ना करे और वो इनकी तरह बन जाए। यानी स्टेबल कब होंगे भाई, ये लोग क्या है, ये लोग कहीं काम धाम करने जाते हैं, बिल्कुल नहीं, अपने में जीवन है इनका, अपना ही जीते हैं, बाकी किसी से लेना देना नहीं है, आएगा समझ में। तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए। और चौथा मिनिमम रिएक्टिविटी। क्यों, और केमिकल, और क्या कारण है केमिकल बॉन्डिंग का, तो चाहते हैं वो कि मिनिमम रिएक्टिविटी करना पड़े, यानी अब रिएक्टिविटी मतलब अभिक्रिया, तो अभिक्रिया कम से कम करने के लिए। यानी अगर